हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक। स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल पीजीएमएन में। यहाँ पे हम पढ़ रहे हैं एनहांसमेंट इन द फूड प्रोडक्शन चैप्टर, और इसमें अभी आज हमें स्टार्ट करना है पोल्ट्री फार्म मैनेजमेंट से। पोल्ट्री फार्म बच्चों, इसमें क्या होता है? पोल्ट्री फार्म का मीनिंग होता है ये बिजनेस होता है रिलेटेड विद द स्पेसीज ऑफ बर्ड्स, यानी पंछियों के कुछ स्पेसीज को लेके बिजनेस किया जाता है। इसका एम होता है, अभी हमें बर्ड से कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं। बर्ड से हमें एग्स मिल सकते हैं और मीट मिल सकते हैं। इन दोनों के लिए हमें पोल्ट्री फार्म मतलब हम कर सकते हैं। बर्ड्स के स्पेसीज में आते हैं चिकन है, डक है, सम टर्की, देन फॉल्स है। इसको हम यूज कर सकते हैं किस लिए? अगेन इनके एग और मीट के प्रोडक्शन के लिए यूज कर सकते हैं। ये एक प्रोफेशन है जिसको हम साइड बाय साइड विद फार्मिंग या फिर और भी कुछ बिजनेस के साथ कर सकते हैं। प्लस ये जो बिजनेस है ये और कहाँ कहाँ पे यूजफुल रहता है? सबसे पहले इसका हमें मार्केटिंग भी कर सकते हैं। इससे जो प्रोडक्ट मिलने वाले हैं पोल्ट्री से, इसकी मार्केटिंग हम कर सकते हैं। प्लस हम इसके जो फूड है, जो फीड होता है इस पोल्ट्री का, इसका भी हम सेल और कंपाउंडिंग कर सकते हैं। इसके बाद में आता है पोल्ट्री के इक्विपमेंट से रिलेटेड भी बिजनेस इसके साथ हम कर सकते हैं। और प्लस कुछ फार्मास्यूटिकल्स और फीड एडिटिव्स में भी इसका एक साथ रहता है प्रोफेशनली। अभी इसके लिए क्या क्या नेसेसरी, अगर आपको पोल्ट्री स्टार्ट करना है देन हमें क्या चाहिए? हमें एक सिलेक्शन करना होगा प्रॉपर ब्रीड का, यानी एक प्रॉपर स्पेसीज को सेलेक्ट करना होगा जिसको लेकर के हम हमारा पोल्ट्री स्टार्ट कर सकते हैं। अब ये ब्रीड कैसा होना चाहिए? सबसे पहले ये ब्रीड डिसीज फ्री होना चाहिए, सुटेबल और सेफ होना चाहिए हमारे पास ऐसा कंडीशन उस ब्रीड को, यानी हमें एक ऐसा स्पेस, ऐसी एक जगह भी सेलेक्ट करनी है जहाँ पे हमने सेलेक्ट किया हुआ डिसीज फ्री ब्रीड अच्छे से सुटेबली और सेफली रह सकता है। उसको प्रॉपर खाना देना होगा, पानी देना होगा, साफ सफाई यानी हाइजीन मेंटेन करना है, उसके हेल्थ के बारे में भी आपको केयर लेना है। और जो कुछ भी रिक्वायरमेंट होते हैं इंपॉर्टेंट पोल्ट्री के लिए, जैसे इसमें एनवायरमेंटल सपोर्ट देना होता है, टाइम, लाइट, टेम्परेचर, ये सब मेंटेन करना होता है। ये सब हमें यहाँ मैनेज करना होगा। उसी के साथ साथ आपको यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं कि हम कौन से बर्ड्स को लेके या फिर कौन से ब्रीड को लेके पोल्ट्री फार्म स्टार्ट कर सकते हैं। इसकी कुछ कैटेगरी है। अमेरिकन ब्रीड में ये सब नाम है, देखो बच्चों, जिसमें आता है प्लायमाउथ रॉक है, न्यू हैम्पफिन एंड रोज आइलैंड। ये सब ब्रीड है अमेरिकन। एशियन ब्रीड में आता है ब्रह्मा, कोचिन एंड लंगशान। ये आते हैं हमारे एशियन ब्रीड्स में। देन मेडिटेरियन ब्रीड में कौन कौन से एग्जाम्पल है? इन मेडिटेरियन ब्रीड यहाँ पे आता है लेगहॉर्न और मिनोरका। देन इंग्लिश ब्रीड में आता है ऑस्ट्रेलॉर्फ। इंडियन ब्रीड में आता है चित्तागोंग, असील, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। ये सब पोल्ट्री के कुछ ब्रीड के एग्जाम्पल्स है, आपको याद रखना है, इस पे क्वेश्चन बनता है। अभी बात करते हैं अबाउट द लेगहॉर्न। लेगहॉर्न ये एक बेस्ट लेयर होता है। अभी देखो बच्चों, जो बर्ड्स हम लेयर बोलते हैं, लेयर का मीनिंग होता है एग, या फिर एग के प्रोडक्शन के लिए हम जिन्हें यूज करने वाले इन्हें लेयर कहा जाता है। आपको याद रखना है। देखो, अगर आप लोगों ने अंडा देखा होगा, अंडे में व्हाइट और येलो वाला पोर्शन होता है। आपको वैसे ही याद रखना है, अंडे में 2 लेयर होती है, एक सफेद और एक पीला रंग की। लेयर का मतलब होता है ऐसे बर्ड्स जिसको हम एग के प्रोडक्शन के लिए, अंडों के लिए यूज करते हैं, इन्हें कहा जाता है लेयर। और ब्रॉयलर यानी ऐसे बर्ड्स जिसे हम सिर्फ मीट के प्रोडक्शन के लिए यूज करते हैं, इन्हें ब्रॉयलर कहा जाता है। अभी लेयर यानी ऐसे स्पेसीज जिसे हम एग्स के लिए यूज करते हैं। इसमें एग्जांपल आता है प्लेमाउथ रॉक है, रोड आइलैंड है, देन असील है, ब्रह्मा एंड कड़कनाथ। ओके, सॉरी, कुछ हमारे पास गड़बड़ हो गई यहाँ पे। इधर देखो बच्चों, जो लेयर है, लेयर यानी जो एग के प्रोडक्शन के लिए यूज किया जाता है। ये सिर्फ है हमारा लेगहॉर्न, ये एक सिंगल स्पेसीज है जो कि एग के लिए यूज किया जाता है। और सिर्फ ब्रॉयलर या फिर मीट के प्रोडक्शन के लिए जो यूज करते हैं वो ये सब स्पेसीज है, ये आपको याद रखना है। बट एग के लिए लेयर कौन सा है? दैट इज द लेगहॉर्न। नाउ मैनेजमेंट करना है अगर आपको किसी पोल्ट्री का, आपको कौन कौन से फैक्टर्स पे ध्यान देना होगा? सबसे पहले हमें इस तरह का चिकन या फिर इस तरह के बर्ड्स को परचेस करना है जो हाई यील्डिंग होते हैं, यानी जिनके पास हमें ज़्यादा से ज़्यादा प्रोडक्शन मिल सकता है। प्लस हमारा जो फार्म रहेगा उसको वेंटिलेशन हमें प्रोवाइड करवाना, यानी वहाँ पे हवा पानी खेलती रहनी चाहिए।
प्लस डीबिकिंग करना होता है बच्चों। डीबिकिंग का मतलब होता है जो बर्ड्स होते हैं इनकी जो चोंच होती है, जो बीक होती है, सो उसको तोड़ दिया जाता है ऊपर से, ताकि ये अटैक ना कर सके सभी के ऊपर, सो इसलिए डीबिकिंग करना पड़ता है। लाइटिंग यानी कि जहाँ पे भी हमने इन बर्ड्स को रखा है उस स्पेस में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ द सनलाइट आना चाहिए, ये उनके हेल्थ के लिए इंपॉर्टेंट होता है। पानी वगैरह वहाँ पे मेंटेन होना चाहिए, साफ सफाई होनी चाहिए। कूलिंग का मीनिंग होता है ऐसे हमें बर्ड्स वहाँ से सॉर्ट आउट करने हैं जो एक्चुअल हमारे प्रोडक्शन में कोई भी काम के नहीं। काफ़ी ऐसे बर्ड्स होते हैं जो, अगर मान लीजिए कि अगर हमने सिर्फ एग के प्रोडक्शन, अंडों के प्रोडक्शन के लिए पोल्ट्री फार्म स्टार्ट किया है, बट यहाँ पे कुछ ऐसे बर्ड्स हैं जो हमें जिस अमाउंट में या फिर जिस क्वालिटी में, जिस क्वांटिटी में एग्स चाहिए उस क्वांटिटी या फिर उस क्वालिटी में वो एग्स नहीं दे पाते, यानी ये इनसफिशिएंट होते हैं हमारे प्रोडक्शन के लिए। सो ऐसे बर्ड्स को हमें साइड में निकालना होता है या फिर इन्हें अलग कर देना होता है। इस प्रोसेस को कूलिंग कहा जाता है। और वैक्सीनेशन इसलिए देना होता है कि हमारा जो भी स्पेसीज हमने पाला है या फिर जिसे हमने पोल्ट्री फार्म में रखा है ये हेल्दी रहे, इसलिए हमें इसको वैक्सीनेशन भी देना होता है। अभी इन केस ऑफ द ब्रॉयलर, अगर हम मीट के प्रोडक्शन के लिए बर्ड्स को पाल रहे हैं, सो यहाँ पे भी हमें अगेन ब्रीड का सिलेक्शन करते टाइम अच्छा वाला ब्रीड सेलेक्ट करना है। अभी यहाँ पे हमें उनका परफेक्ट हाउसिंग यानी उन्हें रहने के लिए अच्छी सी जगह देना होती है। टेम्परेचर, वेंटिलेशन, लाइटिंग ये सब उन्हें अच्छे से प्रोवाइड करना होता है। फ्लोर स्पेस यानी कि जो ब्रॉयलर्स होते हैं इन्हें खुले में फिरना या फिर इन्हें खुले में हलचल करती आनी चाहिए, इतना उन्हें स्पेस प्रोवाइड करना होता है। और फीडिंग भी उन्हें जो रिक्वायर्ड होती है हेल्दी न्यूट्रिशन के अकॉर्डिंग, ये भी उन्हें देना होता है। ये सब हमें करना है इन केस ऑफ द पोल्ट्री मैनेजमेंट। अभी पोल्ट्री के डिसीजेस कौन कौन से होते हैं, सो अगर हमने बर्ड्स के बारे में डिसीजेस देखे, सो डिपेंडिंग अपॉन द कॉजेटिव ऑर्गेनिज्म इनके डिसीज कौन थे। सो अगर हम वायरल डिसीजेस की बात करें यानी वायरस के कारण होने वाले डिसीजेस, सो इसमें आता है रानीखेत है, ब्रोंकाइटिस, एवियन इन्फ्लुएंजा या फिर बर्ड फ्लू। बर्ड फ्लू के बारे में आप लोगों ने काफ़ी बार सुना होगा। बर्ड फ्लू एक वायरस के कारण होने वाला डिसीज था जो कि बर्ड्स को काफ़ी ज़्यादा उसने अफेक्ट किया था। और कुछ सालों पहले ये कंडीशन आई थी जिसके कारण बहुत सारे लोग थे जिन्होंने चिकन वगैरह नहीं खाया था या फिर बर्ड से रिलेटेड, या फिर बर्ड्स वहाँ पे एक बैरियर, एक कैरियर बन गए थे जो डिसीज़ को ह्यूमन तक पहुंचा रहे थे। सो इसमें का ये एक बर्ड फ्लू एक एग्जांपल है जो कि वायरस के कारण होता है। इसके बाद में बैक्टीरिया से होने वाले कुछ बैक्टीरियल डिसीजेस जिसमें आता है पोलुरम, कॉलेरा, टाइफाइड, टीबी, सीआरडी दैट इज दी क्रॉनिक रेस्पिरेटरी डिसीज एंड एंटेराइटिस। सो ये बैक्टीरिया से होने वाले डिसीजेज है। फंगल डिसीज, फंगस के कारण होने वाले सिर्फ 2-3 ही डिसीज है, दैट इज एस्परगिलोसिस, फीवस एंड थ्रश। पैरासाइटिक डिसीज यानी किसी पैरासाइट से होने वाले जिसमें आता है लाइस इन्फेक्शन यानी जो जुए हो जाती है वो हो जाते हैं इन बर्ड्स में भी। देन राउंड वर्म, ये एक स्किन डिसीज होता है या फिर वर्म्स, राउंड वर्म यानी कि जो वर्म्स के कारण होने वाला, पैरासाइट के कारण होने वाला एक डिसीज होता है। इसके बाद में सिकल वर्म इन्फेक्शन, ये भी इसी में आता है। देन प्रोटोजोआ के कारण होने वाले डिसीज है जिसके अंदर आता है हमारा कोकेडियोसिस, ये एक प्रोटोजोन डिसीज है। सो ये सब डिसीजेस आपको याद रखने हैं, आपको इसकी कैटेगरी याद रखनी कौन कौन से, वायरस, बैक्टीरिया, फंगस, पैरासाइट और प्रोटोजोआ, इन सब के कारण होने वाले डिसीजेस। और इसमें से एटलीस्ट आपको 2-2 एग्जाम्पल याद रखने हैं। अभी वायरस के अंदर रानीखेत, ब्रोंकाइटिस, अभी बर्ड फ्लू तो आप इजीली याद रख सकते हो, ठीक है। सो इसमें से मान लीजिए कि आपने ये 2 डिसीज याद रखे, देन बर्ड फ्लू के ऊपर आपको ये एक लाइन आप लिख सकते हो कि कुछ सालों पहले डिसीज आया था जिसने बहुत सारे बर्ड्स को इन्फेक्ट किया था। सो इसके ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको इसमें लिखना होता है। सो कम से कम एक एक कैटेगरी के 2-2 आपको डिसीज अच्छे से याद होने चाहिए। बैक्टीरिया की अगर हम बात करें तो ये आपको अच्छे से पता है कि कॉलेरा, टाइफाइड और टीबी, ये तीनों भी जो डिसीज है ये बैक्टीरिया के कारण होते हैं, तो आपको ये तीनों अच्छे से याद रखना है। फंगल डिसीज यानी फंगस के कारण होने वाले, सो एफ फॉर फंगस, फेवस एंड थ्रश, दोनों भी छोटे छोटे नाम है डिसीजेस के, आप अच्छे से याद रख सकते हो। पैरासाइट के कारण होने वाले डिसीजेस में लाइस यानी जो ये पैरासाइट, ये आपको पता है, आप इसको याद रख सकते हो और राउंड वर्म को भी इजीली याद रख सकते हो। प्रोटोजोआ में सिर्फ एक ही आता है, दैट इज कोकिडियोसिस, तो ये आपको याद ही रखना है। उसके बाद में हमें नेक्स्ट वाला देखना है हमारा फूड एनहांसमेंट में, ये आता है एपीकल्चर या फिर बी कल्चर या फिर बी कीपिंग। इसमें आता है कि हमें हमारे मधुमक्खियाँ जो होती है इनको पालना है और इनसे मिलने वाले जो प्रोडक्ट है इसका प्रोडक्शन करना है। सो आप तो जानते हैं कि हमें मधुमक्खी से क्या क्या मिलता है। एक बात तो सबको पता है कि हनी मिलता है, बट हनी को छोड़ के और क्या क्या मिलता है। सो इसी के साथ साथ हमें और क्या मिलता है, सो इसी के साथ साथ हमें मिलता है
अभी आप लोग ये देख रहे हो बी हीव्स, यानी ये मधुमक्खी का छत्ता जिसमें वो रहते हैं। सो इसमें का जो पोर्शन है जिसमें वो हनी ला कर रखते हैं, हनी क्या होता है, फूलों का जो नेक्टर होता है इसको कलेक्ट करके वो इसमें स्टोर करते हैं, ये होता है हनी। उसके बाद में ये वाला जो पोर्शन जिसको वो एज ए उनका घर यूज करते हैं, जिसमें वो रहते हैं, सो ये वो कुछ फैटी मटेरियल से बनाते हैं, ठीक है। सो इसमें से हनी को हमने एक्सट्रैक्ट कर दिया। इसके बाद ये जो हाइव्स होते हैं, जो हीव्स होते हैं, ये एक फैटी मटेरियल से बनते हैं जिसे हम वैक्स के तौर पे यूज करते हैं। वैक्स यानी काफी सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इसका ये जो मटेरियल है, जो फैटी मटेरियल है, स्पेशली कॉस्मेटिक्स में और कोल्ड क्रीम्स में इसको यूज किया जाता है। ये काफी ज्यादा इमोलिएंट यानी हमारे स्किन को स्मूथ कर देने वाला होता है। सो ये एक मिलता है। प्लस अभी हमारे जो ये हनी बीज होते हैं बहुत सारे फ्लावर्स पे बैठते हैं, इसलिए क्या करते हैं, पॉलिनेशन, पोलन ग्रेन का ट्रांसफर करते हैं। सो इनसे हमें पोलन ग्रेन्स भी मिलते हैं या फिर ये पॉलिनेशन के लिए भी हेल्प करते हैं। तो इस तरह से काफ़ी ज़्यादा एक ट्रेमेंडस यूज़ होता है हनी बीज का हमारे नेचर में। प्लस बहुत सारे ऐसे फ्लावर्स है या फिर बहुत सारे क्रॉप्स है जिनके परफेक्ट पॉलिनेशन के लिए हनी बीज परफेक्ट होती है। सो इसके लिए भी इसको यूज़ किया जाता है। तो चलिए एपीकल्चर को हम डिटेल में देखते हैं। सो एपीकल्चर का क्या मीनिंग है, आर्टिफिशियली हमें हनी बीज को स्टोर नहीं करना, इन्हें हमें पालना है ताकि हमें इनका जो प्रोडक्ट है इसका हम प्रोडक्शन कर सके। कौन कौन से प्रोडक्ट मिलते हैं, हनी मिलता है, वैक्स मिलता है, पोलन है, बी वेनम भी एक काफ़ी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। बी वेनम यानी जिस तरह से कोई भी इंसेक्ट जब डंक मारता है तो उनके अंदर का कोई एक लिक्विड हमारे बॉडी में छोड़ देता है जिसका रिएक्शन हम पे मिलता है। सो बी वेनम यानी एक ऐसा केमिकल होता है जो हनी बीज के डंक में प्रेजेंट होता है, इसे बी वेनम कहा जाता है। काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में एज अ मेडिसिन इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में आता है प्रोपोलिस, दैट इज बी ग्लू, ये भी एक मिलता है। देन रॉयल जेली, और एज अ पॉलिनेटिंग एजेंट भी हमारे हनी बीज काफ़ी अच्छे से काम करते हैं। सो बी कीपिंग ये काफ़ी पुराना एक्चुअली एक इंडस्ट्री है, बहुत सदियों से चलता आ रहा है एक बिजनेस है। बिकॉज क्यों, हनी में क्या स्पेशलिटी होती है, सो सबसे पहले हनी न्यूट्रिशन में काफ़ी भरा हुआ होता है। सो ये एक न्यूट्रिटिव वैल्यू वाला एक फूड है। और प्लस हमारा जो ये हनी होता है, सो इट फाइंड यूजेस इन इंडिजिनियस सिस्टम ऑफ मेडिसिन, यानी मेडिसिन के सिस्टम में भी काफ़ी बार इस हनी को एज अ मेडिसिन के तौर पे यूज़ किया गया है। काफ़ी सारे डिसीजेस के लिए भी हनी को हम यूज़ कर सकते हैं। कुछ स्पेसीज हनी बीज के जिसको हम इस कल्चर में या फिर एपीकल्चर में यूज़ करते हैं। सो कॉमनली सम स्पेसीज विच आर यूज्ड, इसमें आता है एपिस डोर्सेटा जिसका एक निक नेम होता है रॉक बी या फिर वाइल्ड बी। देन एपिस फ्लोरा जिसको हम लिटल बी बोलते हैं या फिर इसका ये निकनेम है। देन एपिस मेलिफेरा जो कि यूरोपियन बी है। एपिस इंडिका जो कि इंडियन बी है। सो ये सब एग्जांपल्स हैं जिसको हम यूज़ कर सकते हैं हमारे एपीकल्चर में। अभी कुछ नॉलेज एनहांसर यानी आपको एक्स्ट्रा नॉलेज, देखो बच्चों जो हनी बीज होती है सब सेम नहीं होती है। हनी बीज में भी काफ़ी सारा राजनीति पॉलिटिक्स चलते रहता है। सो जो सबसे बड़ी वाली जो दिखाई दे रही है हनी बी, ये क्वीन होती है, रानी होती है। इसके साथ होता है ड्रोन जो कि मोटा ताज़ा तगड़ा होता है। बट जो वर्कर होते हैं बेचारे, सो वर्कर यानी ऐसे हनी बीज होते हैं जो कि सुखे मुखे है, जो कि यस जो दुबले पतले है बेचारे, ये सब वर्कर होते हैं। क्वीन होती है जो सबसे बड़ी होती है। और हमारे जो ये हनी बीज होते हैं, सो बी कीपिंग में एपिस मेलिफेरा, एपिस इंडिका ये सूटेबल स्पेसीज है, इसलिए इन्हें डोमेस्टिकेटेड स्पेसीज भी कहा जाता है। इसके बाद हमें देखना है पॉलीमॉर्फिज्म इन द हनी बी। अभी पॉलीमॉर्फिज्म में हमें क्या स्टडी करना है, सो जब हमें हनी बी को पालना है, सो अभी हमारे पास क्या होना चाहिए। सो बी कीपिंग को प्रैक्टिस करने के लिए हमें क्या चाहिए, एक सफिशिएंट ऐसा एरिया चाहिए जो कि जहाँ पे वाइल्ड श्रब्स प्रेजेंट रहे, यानी जहाँ पे कुछ वाइल्ड प्लांट्स प्रेजेंट हो, प्लस फूड ऑर्किड्स हो और कल्टिवेटेड क्रॉप्स भी प्रेजेंट हो। बिकॉज अगर यही आसपास हमने बहुत सारे हनी बीज को कलेक्ट कर दिया बस, बट उनके आसपास फ्लावर्स नहीं है, पेड़ पौधे नहीं है, फिर वो नेक्टर कहाँ से लाएंगे और हनी कहाँ से बनाएंगे। सो दैट्स वाई हनी बी के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि हमारा जो भी लोकेशन है ये कहीं आसपास उसके वाइल्ड श्रब यानी काफ़ी ज़्यादा पेड़ पौधे प्रेजेंट रहे, क्रॉप्स प्रेजेंट रहे, फिर सफिशिएंट या फिर ये सुटेबल एरिया होता है हमारे हनी बी के प्रोडक्शन उनके एपीकल्चर के लिए। सो बी कीपिंग के लिए हमें कुछ इक्विपमेंट्स चाहिए, जिसमें सबसे फर्स्ट आता है हमारा हनी बी बॉक्स या फिर हनी बी हाइव बॉक्स। इसी में कुछ कॉम फाउंडेशन शीट्स होते हैं, यानी उसी के साथ साथ जो चीज़ें हमें लगती है ये सब होता है। सो एक कॉम फाउंडेशन शीट होता है, देन बी वेल होता है, स्मोकर है, बी ब्रश होता है, ग्लव्स होता है,
देन गम शूज़ होते हैं, अनकैपिंग नाइफ है, देन नेट होते हैं, कुछ क्वीन एक्सक्लूडर्स होते हैं, ओवरऑल हाइव टूल होता है, और प्लस जो भी पर्सन इसको हैंडल करता है इसके लिए भी कुछ स्पेसिफिक इक्विपमेंट चाहिए होते हैं फॉर द सेफ्टी। अभी ये है हमारा आर्टिफिशियल बी हाइव, यानी आर्टिफिशियली हनी बी को हमें कहाँ पे रखना है, वो आर्टिफिशियली उनको हनी बीज को जमा करने के बाद वो अपना घर कहाँ पे बनाएंगे, कहाँ पे प्रोडक्शन स्टार्ट करेंगे। सो ये वाला वो बॉक्स होता है जिसके अंदर ये करते हैं। सो हनी बी हाइव या फिर आर्टिफिशियल बी हाइव जो है, इसके ऊपर काफ़ी बार इस डायग्राम के ऊपर क्वेश्चन आता है, आपको डायग्राम ड्रॉ करना होता है। सो आपको लेयर से याद रखना है सिंपल, कि कौन से लेयर के बाद कौन सा लेयर है, और इसका डायग्राम आपको बनाना है अगर इसके ऊपर क्वेश्चन आता है। सो इट इज़ वेरी इम्प्रेसिव। सो आर्टिफिशियल बी हाइव सॉरी सो ये आर्टिफिशियल बी हाइव जो था इसके बारे में कुछ देख लेते हैं हम। सो सक्सेसफुल बी कीपिंग करने के लिए हमारे पास क्या चाहिए, ये हमारा आर्टिफिशियल हाइव होना काफ़ी ज़रूरी होता है। इसमें हम क्या करते हैं, ये एक लोकेशन प्रोवाइड करता है हमारे हनी बीज को, उसको कैच करने के बाद इस हाइव के अंदर वो आराम से रह सकते हैं, और इस हाइव को ही हमें डिफरेंट सीजन में डिफरेंट तरीके से मैनेज करना होता है, बिकॉज सीजन भी इम्पैक्ट प्रोड्यूस करता है हमारे हनी के कलेक्शन के ऊपर। फिर हैंडलिंग एंड कलेक्शन ऑफ द हनी, बी वैक्स एंड अदर प्रोडक्ट, ये सब में स्टेप्स आते हैं। उसके बाद में हमें अगर एक बार हमने हाइव के अंदर हनी बीज को रख दिया है, वहाँ पर ला दिया है, अभी उन्होंने प्रोडक्शन भी स्टार्ट कर दिया है, बट फिर भी मीनवाइल हमें ध्यान देना होता है, इंस्पेक्ट करना होता है कि हमारा जो हाइव है ये क्लीन है या नहीं। सो क्लीनलीनेस के ऊपर एक स्पेशल हमें पीरियोडिक यानी रिपीटेड इंस्पेक्शन करना है कि क्लीनलीनेस है या नहीं है। ओके, सो ये सब आता है हमारे हनीबीज में, प्लस क्वीन एंड कंडीशन ऑफ द ब्रूड, प्रोविजन ऑफ द वाटर, इट इज़ ऑल्सो वन ऑफ द नेसेसरी थिंग। सो हमारे जहाँ पे भी हमने हनी हाइव रखा है, जहाँ पे हमारे हनी का प्रोडक्शन होने वाला है, उसके आसपास के एरिया में सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर होना भी ज़रूरी होता है, और प्लस ब्रूड यानी कि उनका जो रिप्रोडक्शन वाला एरिया होता है या फिर उनका भी जो रिप्रोडक्शन वाला साइकिल होता है, इसके ऊपर भी ध्यान देना काफ़ी ज़रूरी होता है। फिर कुछ इंडियन क्रॉप्स जो कि हनी बी के सर्विस के कारण काफ़ी अच्छे तरीके से अपना पॉलिनेशन कर पाते हैं। इसमें एग्जांपल आता है, अगर सनफ्लावर की खेती है कहीं, या फिर कहीं पे मस्टर्ड का खेत है, या फिर सेफ्लावर का, चिली, कैबेज, क्यूकम्बर, लेग्यूम, देन कुछ फ्रूट्स जिसमें आता है एप्पल, मैंगो, सिट्रस एक्सेट्रा, अगर ये सब क्रॉप्स आसपास है, सो हमारे हनी बीज को नेक्टर भी मिल जाएगा, और प्लस ये जो क्रॉप्स है इनका भी प्रोडक्शन ट्रमेंडसली इंक्रीज हो सकता है, बिकॉज हनी बी काफ़ी अच्छा पॉलिनेशन कर पाते हैं। इसके बाद में हमें नेक्स्ट वाला बिजनेस देखना है हमारे एनिमल हस्बेंड्री में, जो कि है फिशरी। सो फिशरी यानी क्या होता है, इसमें हमें फिशेस को पकड़ना, इनका प्रोसेसिंग करना और इनका मार्केटिंग करना, ये सब इंक्लूड होता है। सो फिशरी इट इज द ब्रांच ऑफ अप्लाइड बायोलॉजी, जिसमें हम डील करते हैं विद द कैचिंग, यानी हमें पकड़ना है फिशेस को, उन पर प्रोसेसिंग करनी है, उनकी फार्मिंग भी करनी है, उनकी मार्केटिंग भी करनी है। और इसमें ऐसा नहीं कि सिर्फ फिश ही आते हैं, फिश के साथ साथ कुछ और एक्वाटिक एनिमल भी इसमें इंक्लूडेड होते हैं, लाइक द प्रॉन्स, लॉबस्टर, ऑयस्टर, मसल्स एंड क्रैब्स। इन सबको भी हम फिशिंग के बिजनेस में यूज़ कर सकते हैं। सो डिफरेंट टाइप्स या फिर डिवीजन ऑफ द फिशरी, इसमें फर्स्ट आता है इनलैंड फिशरी, देन मराइन फिशरी एंड देन स्ट्यूरिन फिशरी। सो अभी ये तीनों भी फिशेस कैसे होते हैं। सो इनलैंड का मीनिंग होता है, मराइन का सबसे पहले हम देख लेते हैं। मराइन का क्या मीनिंग है, देखो बच्चों, सी नाम से ही पता चलता है हमें, सी यानी समंदर में किया जाने वाला जो होता है ये होता है मराइन। इनलैंड का मीनिंग होता है जो कि हमारे मीठे पानी वाले या फिर नदी वगैरह में जो भी पाए जाते हैं ये सब फिशेस। इसके बाद में आता है यूस्टूरियन। सो इसमें क्या होता है, ऐसी जगह जहाँ पे कोई नदी किसी सी को, किसी समंदर को मिलती है। सो ऐसा जंक्शन या फिर ऐसा एरिया जहाँ पे कोई नदी हमारे समंदर को मिलती है, इसे कहा जाता है यूस्टेरियन एरिया। और ऐसे वाले एरिया में जो फिशरी या फिर जो फिशिंग परफॉर्म की जाती है, इसे यूस्टेरियन फिशरी कहा जाता है। अभी देखिए, इनलैंड फिशरी का मतलब होता है कि जो फ्रेश वाटर से हम फिशेस पकड़ते हैं, इसे इनलैंड फिशरी कहा जाता है। फ्रेश वाटर का बॉडीज कौन कौन सी होती है, अगर हम पॉन्ड, लेक, डैम या फिर रिवर में से हम फिशिंग कर रहे हैं, सो इट इज़ द इनलैंड फिशरी। इसमें क्या, इस एक्वेटिक एरिया में नियर अबाउट हमारे कंट्री का 40 से 50 लाख एकड़ का इतना एक्वेटिक एरिया प्रेजेंट है। सो कॉमन कौन कौन से फिशेस हम फ्रेश वाटर से ऑब्टेन कर सकते हैं। सो ये है वो फिशेस जो हम फ्रेश वाटर से ले सकते हैं। सो इसमें है रोहू है, कटला, मृगाल, देन कॉमन कार्प, सिल्वर कार्प
एंड ग्रास कार्प। सो ये सब फिशेस है जो कि फ्रेश वाटर में पाई जाती है या फिर वहाँ से मिलती है। इसके बाद में अबाउट द मराइन फिशिंग, या फिर जो हम समंदर से करते हैं ऐसी फिशिंग, सी फिशिंग। सो सी फिशिंग कहाँ से की जाती है? समंदर के किनारे से, दैट इज कोस्टल लाइन। कोस्टल लाइन से कम 7,500 किलोमीटर की दूरी से जो फिशिंग की जाती है इसे कहा जाता है मराइन फिशरी। इसमें कॉमन कौन कौन से फिश हमें मिलते हैं? सो बॉम्बे डक, सार्डिन, पॉम्फ्रेट और मॉकरेल, ये सब फिशेस हमें मिलते हैं समंदर में से। बट हाउएवर नॉलेज एनहांसर में आपको बताया हुआ है कि समंदर में से मिलने वाला हर एक फिश हम जनरली यूज नहीं करते। हाउएवर जो फ्रेश वाटर से मिलने वाले फिश होते हैं ये कॉमनली एडिबल होते हैं, यानी लोग ज़्यादातर फ्रेश वाटर से मिलने वाले फिश को एडिबल मानते हैं या फिर उसे यूज़ करते हैं एज कम्पेयर टू द सी फिश। ठीक है, वेरी गुड बच्चों। अभी आगे चलते हैं और देखते हैं हमारा फिशरी का नेक्स्ट टाइप जो कि है यूस्टेरियन। यूस्टेरियन का मीनिंग होता है यूस्टरी से कैप्चर किया हुआ फिश, और यूस्टरी का मीनिंग होता है ऐसा प्लेस जहाँ पे हमारी नदी हमारे समंदर के साथ मिल जाती है, ऐसा कंडीशन। इसका एक एग्जाम्पल है सुंदरबन एरिया जो कि हमारे वेस्ट बंगाल में प्रेजेंट है। सो यहाँ से कुछ कॉमन फिश मिलते हैं। सो कॉमन फैक्टर्स फॉर मेंटेनेंस ऑफ फिश फॉर्म, अगर हमें फिश फॉर्म मेंटेन करना है तो इसके लिए हमें क्या क्या चाहिए? सबसे पहले हमें एक सुटेबल साइट चाहिए, ऐसी जगह जहाँ पे हम फिशिंग कर सकते हैं, या फिर अगर ऐसी जगह नहीं है देन वी कैन एक्सकैवेशन ऑफ पॉन्ड, यानी कि हम जमीन में गड्ढा खोद कर वहाँ पे पॉन्ड बना सकते हैं और वहाँ पे हमारे फिश फार्मिंग की स्टार्टिंग कर सकते हैं। इसके लिए हमें क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है? सो जो भी हैचरी टैंक चाहिए या फिर कुछ नर्सरी टैंक चाहिए, रियरिंग टैंक चाहिए, स्टॉकिंग टैंक या फिर पॉन्ड्स, वाटर सोर्स चाहिए, देन मैन्योर्स चाहिए और कुछ सप्लीमेंट्री फीड चाहिए होता है। ये सब काफ़ी नेसेसरी है इन केस ऑफ द फिशरी। सो द कल्चर फिशरी में बी मोनोकल्चर, या मोनोकल्चर का मीनिंग होता है अगर हम कोई एक स्पेसिस का ही फिश यूज कर रहे हैं हमारे फिशरी के लिए देन इसको मोनोकल्चर कहा जाता है। पॉलीकल्चर का मीनिंग होता है अगर मोर देन वन, यानी हम काफ़ी सारे अगर स्पेसिस को यूज कर रहे हैं देन इट इज नोन एज द पॉलीकल्चर। इसके बाद में आता है आफ्टर कैचिंग द फिशेस। फिशेस को पकड़ने के बाद ये काफ़ी ज़रूरी होता है कि वो फिश वहीं पे ख़राब ना हो जाए, सड़ ना जाए, इसलिए उसको हमें प्रिजर्व करके रखना होता है। सो प्रिजर्व करके रखने के लिए काफ़ी मेथड्स है, जिसमें आता है चिलिंग, यानी अगर हमने उसको मसाले लगा के रख दिया सो वो फिश ख़राब नहीं होती। फ्रीजिंग यानी उसको हम डीप फ्रीजर में रख सकते हैं। फ्रीज ड्राइंग यानी उसको हम लो टेम्परेचर पे ड्राई करके सुखा के रख सकते हैं। सन ड्राइंग यानी ओपन सनलाइट में भी इसको सुखा के रख सकते हैं। स्मोक ड्राइंग, सॉल्टिंग एंड कैनिंग, ये सब प्रोसेसेस हम कर सकते हैं। कैनिंग का मीनिंग होता है सिंपल जो हमें पैक फूड मिलता है, सो उस तरह से फिश को कुछ एडिटिव्स के साथ कैन में पैक करके डायरेक्टली मार्केट में सेल किया जाता है, इसे कैनिंग कहा जाता है। सॉल्टिंग का मतलब होता है उसको नमक लगा के रखने से भी फिश खराब नहीं होती। सन ड्राइंग में आपको पता है बोम्बिल, झींगा वगैरह जो हमारे मार्केट में इजीली अवेलेबल फिशेस होते हैं, ये एक्चुअल में कंप्लीट फिश को सन ड्राई करके सुखा के रखा जाता है, ये सब होते हैं सन ड्राइंग। सो ये सब होता है प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन ऑफ द फिश, ताकि फिश खराब ना हो जाए, ये सब इसके प्रोसेस ऑफ प्रिजर्वेशन होते हैं। सो इन एडिशन टू द सोर्स ऑफ न्यूट्रिशन, हमें और मतलब हम न्यूट्रिशन तो मिलता ही है अगर हम फिश को फूड में इन्वॉल्व करते हैं, बट इसके साथ साथ और हमें क्या मिलता है, इसके कुछ बाय प्रोडक्ट्स भी मिलते हैं जो काफ़ी ज़्यादा मार्केट में एक्सपेंसिव होते हैं या फिर इनका काफ़ी ज़्यादा डिमांड है हमारे मार्केट में। सो इसमें एग्जांपल में फर्स्ट आता है फिश ऑयल, फिश मील। फिश से जो ऑयल मिलता है ये काफ़ी ज़्यादा न्यूट्रिशियस होता है, प्लस काफ़ी सारे फार्मास्यूटिकल प्रोडक्ट में इसका यूज़ किया जाता है। देन फिश मील है, देन फर्टिलाइजर्स, देन फिश गुआनो, फिश ग्लू एंड इसिन गैस। सो ये सब जो प्रोडक्ट्स है ये हमें फिशिंग में मिलते हैं। अदर देन सिर्फ हम फिश का हम एक ही पॉइंट ऑफ व्यू से देखते हैं कि अगर हम फिशिंग कर रहे हैं सो हमें फिश का मीट या फिर न्यूट्रिटिव मीट मिलता है, बट उसी के साथ साथ ये सब प्रोडक्ट्स भी हमें मिलते हैं। देन ये सब जो बाय प्रोडक्ट्स मिलते हैं हमें फिश के, सो इसको कहाँ पे यूज़ किया जाता है? सो इसको वाइडली पेंट बनाने में, सोप, ऑयल और कुछ मेडिसिन के प्रोडक्शन में इसको यूज़ किया जाता है। उसके बाद में प्रॉन एंड लॉबस्टर, इनका मार्केट में काफ़ी ज़्यादा वैल्यू है ऑल ओवर द वर्ल्ड। जो फिशरी होती है ये काफ़ी अच्छे से जॉब अपॉर्चुनिटी और प्लस सेल्फ एम्प्लॉयमेंट भी प्रोवाइड करती है, स्पेशली इन केस ऑफ द मराइन फिशरी। जो मराइन फिशरी होती है इसके अंदर लोगों को कोई खुद का इन्वेस्टमेंट वगैरह नहीं करना होता है, सिंपली वो फिशिंग करके काफ़ी सारे
मराइन सोर्स से मिलने वाले फिश को कलेक्ट करके सेल कर सकते हैं। सो ये एक बेस्ट या फिर एक वन ऑफ द सोर्स है जहाँ से लोगों को एम्प्लॉयमेंट यानी कि कमाई का कोई ना कोई एक कनेक्शन मिलता है, या फिर वो वहाँ से अपने आप के लिए कुछ कमा सकते हैं। सो ये सब था अबाउट दी फिशरी। इसके बाद हमें देखना है सेरीकल्चर। तो सेरीकल्चर देखते हैं हम नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए टेक केयर, मिलते हैं, सी यू।